आरती गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूनिट 6 उपन्यास के श्रृंखला में पढ़ेंगे राग दरबारी उपन्यास, जिसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। और हम इस उपन्यास की भूमिका और उसकी मुख्य पंक्तियाँ और ये सारी चीज़ें इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आप अंत तक इस वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा। और जो भी कुछ विशेष बातें भी इस उपन्यास के बारे में जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं, उस तरह के कुछ विशेष चीज़ें जो उपन्यास से कवर किया गया है, तो उसको भी मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। तो फिर इसमें आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही उन लोगों को शेयर भी कर दीजिए जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही उन लोगों को भी शेयर कर दीजिए जो इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनके में ये राग दरबारी उपन्यास लगा हुआ है तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो आप ज़रूर देखिए इस वीडियो को और इसमें लास्ट तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। ये राग दरबारी उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। प्रकाशन वर्ष है 1968। 1968 में इसका प्रकाशन वर्ष इसका प्रकाशित हुआ था ये। और इसमें गांव है शिवपालगंज। ये शिवपालगंज नाम ना जाने कितनी बार एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं सभी परीक्षाओं में। और अगर आप PYQ उठाकर देखेंगे तो ये नाम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लगेगा। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिएगा कि शिवपालगंज गाँव ये राग दरबारी उपन्यास के केंद्र में आता है। और ये व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास है। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी हिंदी साहित्य के अमर उपन्यासों में एक है। यह 1968 ईस्वी में प्रकाशित यह पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। इसमें हास्य का पुट भी कई बार ही नजर आता है। यह उपन्यास स्वतंत्र भारत की ईमानदारी, नैतिकता, न्याय और शिक्षा व्यवस्था की खुलेआम धज्जियां उड़ाता है। इस उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को प्रकाशन के अगले ही वर्ष 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। यह रचना आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। राग दरबारी 35 अंशों में विभक्त एक रिपोर्टाज शैली में रचित उपन्यास है। तो इसमें ये जो दोनों नंबर है इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। 1968 में क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था, और 1969 में इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पुस्तक को मिला था। राग दरबारी हिंदी का महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पूर्णतः व्यंग्य शैली में लिखा गया है। लेखक शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर भारत की शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि की पोल खोलकर रख देता है। व्यंग्य शैली में होने के कारण हंसी मजाक और रोना दोनों का अनुभव एक साथ होता है। यहाँ धारदार व्यंग मनोरंजन के साथ साथ पाठकों को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करता है। भारतीय शासन व्यवस्था एवं व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि को कुछ इस तरह से उभारा गया है कि पाठक उनकी तहों तक पहुंच सकता है। मुख्य पात्र, अब इस उपन्यास के हम मुख्य पात्रों को देखेंगे। मुख्य पात्र हैं सबसे पहले वैद्य जी। यह गांव की केंद्रीय सत्ता के प्रतीक हैं जो गांव की राजनीति के मास्टरमाइंड हैं। बद्री पहलवान वैद्य जी के बड़े बेटे हैं। बद्री पहलवान शरीर को सुगठित बनाने का अभ्यास करने में व्यस्त तथा अपने आश्रय में रहने वालों की देखभाल करते थे। रूपन ये वैद्य जी के छोटे बेटे और कई वर्षों से 10वीं कक्षा के छात्र थे और छात्र नेता भी थे। रंगनाथ ये वैद्य जी के भांजे थे। इतिहास से MA करके लगभग 5-6 महीने के लिए छुट्टी पर शिवपालगंज आए हुए थे। छोटे पहलवान ये बद्री पहलवान के शिष्य थे। मतलब ये कौन है, ये वैद्य जी के बेटे जो हैं बद्री पहलवान, उनके ये शिष्य है। गांव की राजनीति में सक्रियता रखने वाले, अपने पिता से बदतमीजी करने वाले हैं। प्रिंसिपल साहब ये छंगामल इंटर कॉलेज के प्राचार्य हैं। कॉलेज की साजिशों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है।
छंगामल इंटर कॉलेज के बारे में जो है वो पिछले बार एग्जाम में भी पूछा गया था कि राग दरबारी उपन्यास में किस कॉलेज का जिक्र आता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये छंगामल इंटर कॉलेज, कॉलेज की साजिशों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है प्रिंसिपल साहब का। खन्ना मास्टर, छंगामल इंटर कॉलेज में इतिहास के अध्यापक है ये। खन्ना मास्टर जो है वो इतिहास के अध्यापक। मास्टर मोतीराम, ये छंगामल इंटर कॉलेज में अध्यापक है, साथ ही आटा चक्की में काम करने वाले भी हैं। जोगनाथ, ये स्थानीय गुंडा है और हमेशा नशे में रहने वाला व्यक्ति है। शनिचर, इसका असली नाम मंगलदास है, वैद्यनाथ जी का नौकर है और उपन्यास के अंत में प्रधान बनाया जाता है। लंगर, ये भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार है। बेला, गयादीन की कुंवारी लड़की जो कुंवारी रहकर भी वैवाहिक जीवन का आनंद लेती है। रामाधीन, भीमक खेरवी, ये अफीम का कारोबार करता था और ये वैद्य जी का विरोधी है। अब यहाँ देखेंगे हम गौण पात्र, गौण पात्र भी है इसमें। कालिका प्रसाद, कुशहर प्रसाद, गयादीन, पंडित राधेलाल, शत्रुघ्न सिंह, रिपु दमन, सर्वदमन सिंह और डॉक्टर बलराम सिंह। अब हम इस उपन्यास का ये प्रस्तावना यानी कि भूमिका देखेंगे, जो कि श्रीलाल शुक्ल ने खुद लिखा है। ये भूमिका, जिसका भूमिका पढ़ते हैं। राग दरबारी का लेखन 1964 के अंत में शुरू हुआ और अपने अंतिम रूप में 1967 में समाप्त हुआ। 1968 में इसका प्रकाशन हुआ और 1969 में मुझे साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। ये आपको ये चारों जो ईस्वी सन है इसको याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें लेखन होता है। लेखन कार्य का शुरुआत जो लिखा है वो 1964 के अंत में इसका शुरुआत करते हैं ये श्रीलाल शुक्ल, और अंतिम रूप में 1967 में आता है, लेकिन प्रकाशन कब होता है 1968 में, और ये इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है 1969 में। तो ये चारों जो डेट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तब से अब तक इसके दर्जनों संस्करण और पुनर्मुद्रण हो चुके हैं। 1969 में ही एक सुविज्ञात समीक्षक ने अपनी बहुत लंबी समीक्षा इस वाक्य पर समाप्त की कि अपठित रह जाना ही इसकी नियति है। दूसरी ओर इसकी अधिकांश समीक्षाएं मेरे लिए अत्यंत उत्साहवर्धक सिद्ध हो रही है। कुल मिलाकर हिंदी समीक्षा के बारे में तो यह स्पष्ट हो ही गया है कि एक ही कृति पर कितने परस्पर विपरीत विचार एक दूसरे के साथ फल फूल सकते हैं। उपन्यास को एक जनतांत्रिक विधा माना जाता है। जितनी भिन्न भिन्न मतों वाली समीक्षाएं, आलोचनाएं इस उपन्यास पर आई, उससे यह तो प्रकट हुआ है कि यही बात आलोचना की विधा पर भी लागू की जा सकती है। जो भी हो, यहाँ मेरा अभिष्ट अपने आलोचकों का उत्तर देना या उनका विश्लेषण करना नहीं है। दरअसल मैं उन लेखकों में नहीं हूँ जो अपने लेखन को सर्वथा दोष रहित मानकर सीधे स्वयं या किसी प्रायोजित आलोचक मित्र द्वारा बताए गए दोषों का जवाब देकर विवाद को कुछ दिन जिंदा रखना चाहते हैं। मैं उनमें हूँ जो मानते हैं कि सर्वथा दोष रहित होकर कोई भी कृति उबाऊ और स्तरहीन हो सकती है, जबकि कृति दोषयुक्त होने के बावजूद धीरे धीरे क्लासिक का दर्जा ले सकती है। दूसरे, मैं समीक्षा या आलोचना को जी भरकर पढ़ता हूँ और खोजता हूँ कि उससे अपने भावी लेखन के लिए कौन सा सुधारात्मक अनुभव प्राप्त किया जा सकता है। राग दरबारी की प्रासंगिकता पर साक्षात्कारों में मुझसे बार बार पूछा गया है। यह सही है कि गाँव की राजनीति का जो स्वरूप यहाँ चित्रित हुआ है वह आज के राष्ट्रव्यापी और मुख्यतः मध्यम और उच्च वर्गों के भ्रष्टाचार और तिक्रम को देखते हुए बहुत अदना जान पड़ता है, और लगता है कि लेखक अपनी शक्ति कुछ गंवारों के ऊपर जाया कर रहा है। पर जैसे जैसे उच्च स्तरीय वर्ग में गबन, धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता जाता है, वैसे वैसे आज से 40 वर्ष पहले का यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। कम से कम सामान्य पाठकों और अकादमीय संस्थानों में इसका जैसा पठन पाठन बढ़ रहा है, उससे तो यही संकेत मिलता है। देखिए यहाँ पर जो ये एक पंक्ति है कि आज से 40 साल पहले का यह उपन्यास ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जब ये प्रस्तावना श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है तो वो उस समय ये उपन्यास का प्रकाशन मतलब 40 वर्ष हो चुका था, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ डेट, ये उन्होंने लिखा 2007 में उन्होंने ये प्रस्तावना यानी कि भूमिका लिखी है।
इसके प्रकाशन के 40वें वर्ष में राजकमल प्रकाशन ने बिल्कुल नए स्वरूप में इसका संस्करण निकालने का संकल्प लिया है और इसके लिए मैं उक्त प्रकाशन के श्री अशोक माहेश्वरी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका यह प्रयास पाठकों के लिए, विशेषतः नए पाठकों के लिए विशेष आकर्षक सिद्ध होगा। तो ये श्रीलाल शुक्ल ने लखनऊ में 17 मई 2007 को लिखा है। अब हम पढ़ते हैं इस उपन्यास का सारांश, इसकी कहानी का सारांश। कहानी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन उसमें पात्र बहुत ज़्यादा हैं और उन पात्रों का जो चरित्र चित्रण इस तरह से किया गया है कि कहानी एक रोचक बन जाती है। इस उपन्यास की कहानी किन्हीं मुख्य किरदारों के इर्द गिर्द नहीं घूमती। उपन्यास में अनेक पात्र हैं और सबकी अपनी अपनी अहमियत है। गांव की राजनीति मुख्य तौर पर दो ध्रुवों पर केंद्रित है, एक है वैद्य जी और दूसरा रामधीन भीखम खेरवी। वैद्य जी बड़े चालाक, चतुर और कुटिल पात्र हैं। वे अप्रत्यक्ष रूप से सही पर गांव के कॉलेज और कोऑपरेटिव पर कब्जा जमाए बैठे थे। उनके दो पुत्र हैं, दोनों शैक्षिक मामले में भदेश हैं। भदेश है मतलब कि वो बिल्कुल कम पढ़े लिखे हैं। बड़ा बेटा पहलवानी करता है और छोटा रुपन कई सालों से 10वीं का छात्र है तथा छात्रों के बीच नेता बना बैठा है। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है जो शहर से पढ़कर मामा के गांव शिवपालगंज आता है। वह अपने किताबी आदर्शों को लेकर गांव पहुंचता है। धीरे धीरे उसका सामना पुलिस तंत्र, न्याय तंत्र, शैक्षिक तंत्र और सामाजिक तंत्र में व्याप्त बुराइयों से होता है। कौन है ये? रंगनाथ। रंगनाथ जो है वो वैद्य जी का भांजा है। रंगनाथ ने अप्रत्यक्ष रूप से बेईमानों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक पक्ष को उकसाया भी, पर उसकी कोशिश सफल नहीं हुई और उसने भी हार मान ली और गांव छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। इसी प्रसंग में एक पात्र उससे कहता है कि जाओगे कहाँ, हर जगह तो बेईमान और भ्रष्टाचार व्याप्त है। इस बात से लेखक ने यह संकेत दिया है कि देश भर में न जाने कितने ऐसे शिवपालगंज भरे पड़े हैं। इस उपन्यास में राग दरबारी से अभिप्राय है वैद्य जी की बैठक दरबार केवल उन्हीं का राग न होकर समूचे देश में प्रमुख सत्ता प्रतिष्ठानों का भी राग बन गया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रजातंत्र में पंचायत, ग्राम सभा, सहकारी समितियों के चुनाव में हथकंडे से लेकर गुटबंदी, तिकड़मबाजी, शोषण, उत्पीड़न चौतरफा व्याप्त है। अब इसकी हम प्रमुख पंक्तियां देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण है और कई ऐसी पंक्तियां आप देखेंगे जो पिछले एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि यह किस उपन्यास की पंक्ति है या ये राग दरबारी उपन्यास में ये किस पात्र की पंक्ति है। तो इस हिसाब से आप इसको ध्यान से देखिएगा। वहीं एक ट्रक खड़ा था, उसे देखते ही यकीन हो जाता था कि इसका जन्म केवल सड़कों के साथ बलात्कार करने के लिए हुआ है, जैसे कि सत्य के होते हैं। इस ट्रक के भी कई पहलू थे, मतलब जैसे सत्य, ये एक मतलब मुख्य बात जो इसमें कही गई है, जो इसका शाब्दिक अर्थ ना हो करके एक भावार्थ है, जैसे कि जो जैसे सत्य के साथ होता है, इस ट्रक के भी कई पहलू हैं। यानी जैसे सत्य के जिस तरह से कई पहलू होते हैं जो दिखने में कुछ और होता है लेकिन उसका मर्म कुछ और होता है। ड्राइवर ने मुस्कुराकर वह प्रशंसा पत्र ग्रहण किया। रंगनाथ ने अपनी बात साफ करने की कोशिश की और कहा, उसे चाहे जितनी बार टॉप गियर में डालो, 2 गज चलते ही फिसल जाती है और लौटकर अपने खांचे में आ जाती है। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल एमए किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है, रंगनाथ कहता है ड्राइवर से। रिसर्च यानी कि पीएचडी करने को वो बोलता है कि मैं घास खोद रहा हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल दिया। ये पंक्ति कई बार एग्जाम में आ चुकी है कि ये पंक्ति किस उपन्यास की है, तो इस पंक्ति को आप ध्यान से देख लीजिए। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ये पंक्ति बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में और ये इस उपन्यास की इम्पोर्टेंट लाइन है।
इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा हुआ है। ये एक व्यंग है एक तरह से। बाद में पता चलता है कि वह अकेला आदमी 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहां है वहां से उसी हालत में वह 20 गांव में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है, अपराध न हुआ हो तो उसे करा सकता है। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि इस देश के निवासी परंपरा से कवि हैं। चीज को समझने से पहले ही उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। हर हिंदुस्तानी की यही हालत है। 2 पैसे जहाँ किफायत हो वो उधर ही मुंह मारता है। ये मास्टर मोतीराम का कथन है जो लड़कों से बोलते हैं। क्लर्क ने कहा, सरकारी बस वाला हिसाब लगाओ मालवीय। एक बस बिगड़ जाती है तो सब सवारियां पीछे आने वाली दूसरी बस में बिठा दी जाती हैं। इन लड़कों को भी वैसे ही अपने दर्जे में ले जाकर बैठा लो। इस देश में जाति प्रथा को खत्म करने की यही एक सीधी सी तरकीब है कि जाति से उसका नाम छीनकर उसे किसी आदमी का नाम बना देने से जाति के पास कुछ नहीं रह जाता, वो अपने आप खत्म हो जाती है। पूर्व जन्म के सिद्धांत की इजाद दीवानी की अदालतों में हुई है ताकि वादी और प्रतिवादी इस अफसोस को लेकर ना मरे कि उनका मुकदमा अधूरा ही पड़ा रहा। इसके सहारे वे सोचते हुए चैन से मर सकते हैं कि मुकदमे का फैसला सुनने के लिए अभी अगला जन्म तो पड़ा ही है। ये न्याय व्यवस्था पर व्यंग है। तब तक लंगर दरवाजे पर आ गया। शास्त्रों में शूद्रों के लिए जिस आचरण का विधान है, इसके अनुसार चौखट पर मुर्गी बनकर उसने वैद्य जी को प्रणाम किया। इससे प्रकट हुआ कि हमारे यहाँ आज भी शास्त्र सर्वोपरि है और जाति प्रथा मिटाने की सारी कोशिशें अगर फरेब नहीं हैं तो रोमांटिक कार्रवाइयाँ हैं। इस देश में लड़कियां ब्याहना भी चोरी करने का बहाना हो गया है। एक रिश्वत लेता है तो दूसरा कहता है कि क्या करे बेचारा, बड़ा खानदान है, लड़कियां ब्याहनी है। सारी बदमाशी का तोड़ लड़कियों के ब्याह पर होता है। यहाँ भी यह मानकर चला गया था कि किसान गाय भैंस की तरह मच्छर भी पालने को उत्सुक हैं और उन्हें मारने से पहले किसानों का हृदय परिवर्तन करना पड़ेगा। हृदय परिवर्तन के लिए रोब की ज़रूरत है और रोब के लिए अंग्रेजी की ज़रूरत है। छोटे पहलवान बोले, जिस किसी की दुम उठाकर देखो वही मादा नजर आता है। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन बोलता है? छोटे पहलवान बोलते हैं। और ये राग दरबारी उपन्यास की पंक्ति है। ये सब आप याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। जिस किसी की भी दुम उठाकर देखो मादा ही नजर आता है। गुटबंदी परात्मानुभूति की चरम दशा का एक नाम है। उसमें तू मैं को और प्रत्येक मैं तू को अपने से ज़्यादा अच्छी स्थिति में देखता है। वह उस स्थिति को पकड़ना चाहता है। मैं तू और तू मैं को मिटाकर मैं की जगह तू और तू की जगह मैं बन जाना चाहता है। वेदांत हमारी परंपरा है और चूंकि गुटबंदी का अर्थ वेदांत से खींचा जा सकता है, इसीलिए गुटबंदी भी हमारी परंपरा है और दोनों हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं। आप बाभन हैं और मैं भी बाभन हूँ। हाँ हूँ, नमक से नमक नहीं खाया। ये चपरासी का कथन है, प्रिंसिपल से कहता है। कोई साला काम तो करता नहीं, करते हैं सब एक दूसरे की बस इज्जत करते हैं। ये रूपन का कथन है जो रंगनाथ से कहता है। जनता के रुपए पर इतना दर्द दिखाना ठीक नहीं, वह तो बर्बाद होगा ही। ये गयादीन का कथन है जो मालवीय से कहता है। नैतिकता का नाम न लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। कहाँ लकड़ी को एक टूटी फूटी चौकी पड़ी थी, उसकी ओर उंगली उठाकर गयादीन ने कहा, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है। सभा सोसाइटी के वक्त पर इस पर चादर बिछा दी जाती है, तब बड़ी बढ़िया दिखती है। इस पर चढ़कर लेक्चर फटकार दिया जाता है, यह उसी के लिए है। संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में
छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं, क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। गांधी, जैसा कि कुछ लोगों को आज भी याद होगा, भारतवर्ष में पैदा हुए थे और उनके अस्थि कलश के साथ ही उनके सिद्धांतों को संगम में बहा देने के बाद यह तय किया गया था कि गांधी को की याद में अब सिर्फ पक्की इमारतें बनाई जाएंगी। चुनाव के चोचले में कुछ नहीं रखा। नया आदमी चुनो तो वह भी घटिया निकलता है, सब एक जैसे हैं। अपने देश का कानून बहुत पक्का है, जैसा आदमी वैसी अदालत। हिंदुस्तान में पढ़े लिखे कभी कभी एक बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उसका नाम क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस है। तो इसमें इस पर एक व्यंग्य किया गया है लोगों पे और इसको बीमारी का नाम दिया गया है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियस। देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं हुआ। ये रूपन का कथन है जो रंगनाथ से कहता है। अगर हम खुश रहें तो गरीबी हमें दुखी कर सकती है, और गरीबों को मिटाने की असली योजना यही है कि हम बराबर खुश रहें। ये सारी टेक्स्ट बुकें समझ लीजिए सरे गले फल ही हैं, लौंडों के पेट में इन्हीं को भरते रहते हैं। कोई हजम करता है, कोई क्या करता है। ये भाई बोलते प्रिंसिपल से। एक पुराने श्लोक में भूगोल की एक बात समझाई गई है कि सूर्य दिशा के अधीन होकर नहीं उगता, वह जिधर से उदित होता है वही पूर्व दिशा हो जाती है। उसी तरह उत्तम कोटि का सरकारी आदमी कार्य के अधीन दौरा नहीं करता, वह जिधर निकल जाता है उधर ही उसका दौरा हो जाता है। ये जो सरकारी महकमा है, ये उसके ऊपर व्यंग किया गया है। ये प्रत्येक महापुरुष के इर्द गिर्द बालक बालकों का मेला लगा हुआ है। पुरुष जब महापुरुष बन जाता है तो वह अपनी इज्जत अपने बालक बालकों को सौंप देता है। बालक उस इज्जत को खींचना शुरू करते हैं। जब वैद्य जी वोट की भीख मांग रहे हैं तो मना कौन कर सकता है। हमें कौन वोट का चार डालना है, ले जाए, वैद्य जी ही ले जाएं। इक्के वाला कहता है सनीचर से। शिवपालगंज में सभी जानते हैं कि गांव सभा का और उसके प्रधान का अमीर होना एक ही बात है। परिणामतः प्रधान का पद बहुत ही बड़ा लाभदायक और गुणकारी था। ये कॉलेज प्रायः किसी स्थानीय जननायक की प्रेरणा से शिक्षा प्रचार के लिए और वास्तव में उसके लिए विधानसभा या लोकसभा के चुनावों की जमीन तैयार करने के उद्देश्य से खोले जाते थे, और उनका मुख्य कार्य कुछ मास्टरों और सरकारी अनुदानों का शोषण करना था। वास्तव में सच्चे हिंदुस्तानी की यही परिभाषा है कि इंसान जो कहीं भी पान खाने का इंतजाम कर ले और कहीं भी पेशाब करने की जगह ढूंढ ले, वही इंसान है। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतार गई लड़की से करता है। मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे वैसा ही करूँगा, ये नौजवान कहता है गया दिन से। सोते को जगाया जा सकता है, पर कोई झूठ मूठ सोने के बहाने पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए, ये वैद्य जी कहते हैं गया दिन से। हमारे न्याय शास्त्र की किताबों में लिखा है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है। वहीं यह भी बढ़ा देना चाहिए कि जहाँ जहाँ बस अड्डा होता है वहाँ वहाँ गंदगी होती है। देखो लंगर, तुम्हारे कायदा कानून जानने से कुछ नहीं होता। जानने की बात एक है कि तुम जनता हो और जनता आसानी से नहीं जीतती। ये रंगनाथ का कथन है। सच्चाई किस चिड़िया का नाम है, किस घोंसले में रहती है, कौन से जंगल में पाई जाती है। रूपन बाबू ठहाका मारकर हंसे। दादा, यह शिवपालगंज है, यहाँ यह बताना मुश्किल है कि क्या सच है और क्या झूठ। ये रूपन का कथन है जो रंगनाथ से कहता है। रूपन मुंह लटकाकर बैठे हुए थे। वे भुनभुनाए, मुझे तो लगता है दादा सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, सारे मुल्क में यह शिवपालगंज ही फैला हुआ है। ये रूपन का कथन है रंगनाथ से, लेकिन ये लाइन भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है सिर्फ एक पंक्ति देकर कि ये किस उपन्यास की पंक्ति है।
अब हम इसमें कुछ विशेष बातें बतलाएंगे जो कि वो एक तरह से पूरे उपन्यास का सारांश होगा और एक ऐसा सारांश जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम चलिए देखते हैं। ये इसमें एक कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति और ग्रामीण करुणाई जीवन की आलोचना की गई है इस उपन्यास में। राग दरबारी में भाषा प्रयोग के विविध रूप दिखाई देते हैं। एक तरफ ग्रामीण पात्र वैद्य जी, रूपन, सनीचर और जोगनाथ आदि की भाषा गांव के परिवेश से है, वहीं शहर से आए रंगनाथ की भाषा में बौद्धिकता है। शराबी जुआरी की भी अपनी गंवई भाषा है। लोक जीवन के शब्द लकदक, चकाचक, फंटूस, खरूस, तीरी बीरी, कल्लाना, लुलुहाना, कुकरहाव, चिरीमार, चुरैंट, हरकाना इत्यादि ये सब लोक जीवन के शब्द हैं और ये इसको भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और इसको अपने नोट्स में लिख भी लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये मिलान करने वाले प्रश्नों में भी आ सकता है ये। अभी कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो इस उपन्यास में आए हैं वो यहाँ पर है। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता, हर साख पर उल्लू बैठा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, आग खाएगा तो अंगार हगेगा, मुंह में राम बगल में छुरी, अंधों में काना राजा, हमारी ही पाली लोमड़ी हमारे ही घर में हुआ। ये सब इसके मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं और ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इनको भी ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी मिलान वाले प्रश्नों में या कोड वाले प्रश्न में ये आ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने फॉर्म भरना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। और साथ ही मैंने एक जो 10 लेखक और उनके रचनाकारों के नाम याद करने का एक श्रृंखला शुरू किया है, उसमें भी मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जो मुश्किल से 2-3 मिनट के होते हैं, लेकिन उस 2-3 मिनट में आपको 10 लेखक के नाम मतलब और उनकी रचनाओं के नाम याद हो जाते हैं। तो वो 10 रचनाएं और उनके लेखक के नाम याद करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछे जाते हैं, कभी वन लाइनर में, तो कभी मिलान वाले में या कभी कोड वाले में। तो इसीलिए आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। तो उसमें आप विधा भी आपको याद हो जाएगी, क्योंकि ये कौन सी किताब किस विधा की है, उपन्यास है या कहानी संग्रह या काव्य संग्रह, और साथ ही उनके लेखक के नाम भी याद हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आपको मेरी ये क्लास यूज़फुल लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा। इस डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका टेलीग्राम का अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो वहाँ जा कर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं इसकी PDF अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।